गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड नेचर अर्थात राजनीतिक सिद्धांत, आशय एवं प्रकृति का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो पेपर है भारतीय शासन एवं राजनीति अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका कंप्लीट तौर पे हमें अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और आज शुरुआत करेंगे हम हमारे पॉलिटिकल थ्योरी से। यह हमारा पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच है। इसमें विभिन्न राजनीतिक अवधारणा उसके संबंध में देखेंगे। इसलिए कि सबसे पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज़ होती है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत किन से मिलकर बनता होता है और सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, किन किन प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। हम उसके परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों में इसका हम अध्ययन करते हुए, दोनों का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हुए इसको समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो आसानी से समझते जाइए कि आखिर हमारे पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, अध्ययन के किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन बनाने के लिए उसमें स्वयं को दिशा निर्देश तथा विकसित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। कोई भी विषय है उसको अपना एक स्वयं डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन बनाने के लिए उसमें तथा स्वयं को दिशा निर्देश और स्वयं को डेवलप करने का एक उसमें कैपेसिटी होनी बेहद जरूरी है। और एक स्वतंत्र अनुशासन अर्थात अनुशासन विषय के रूप में समझ सकते हैं कि एक स्वतंत्र विषय के रूप के लिए ये जरूरी है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट और निश्चित हो। कोई भी विषय है वो, जैसे में मूल रूप से हमारा राजनीति है वो नीति शास्त्र से निकला हुआ है। फिर आप देखेंगे कि राजनीति में से लोक प्रशासन को अलग किया गया। तो जैसे कोई भी स्वतंत्र विषय है कि कोई भी विषय उसके लिए अपना एक निश्चित क्षेत्र अर्थात अपने एरिया स्पष्ट और निर्धारित होना चाहिए। उसकी अपनी कुछ मान्यता होनी चाहिए तथा उसकी अपनी कोई अध्ययन संबंधी कुछ उसके संबंध में भी कुछ मान्यता हो तथा ऐसे कुछ विकसित पद्धतियाँ भी हो, प्रविधियाँ भी हो, उसकी अपनी शैक्षिक शाखाएँ भी हो, प्रशाखाएँ भी हो, उसके पास नवीनतम क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान जो रिसर्च हुआ है, जो सर्वेक्षण हुआ है, अब उसका अपना एक नवीनतम कार्य क्षेत्र हो, ये सब कुछ होना चाहिए। तब हम उसको एक विषय के रूप में उसको समझ सकते हैं, उसको अपन मान्यता दे सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास एक अनुभवात्मक और विकसित और रचनात्मक सिद्धांत भी हो जो सर्वमान्य हो और अपने आप में एक नवीनतम और ताजी तरीन एक थ्योरी प्रदान करता हो। ऐसा हो तब हम उसको एक विषय के रूप में कह सकते हैं तथा उस विषय में एक नवीनतम अपन अप्रोच के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, किसी भी विषय को एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक स्तर दिए जाने के लिए सिद्धांत एक पूर्व अपेक्षा या शर्त है। किसी भी विषय को एक विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में अगर किसी को दर्जा दे भी जाए या उसको स्तर प्रदान किया जाए तो जरूरी है कि उसमें एक थ्योरी होना चाहिए, उसमें एक सिद्धांत होना जरूरी है। केवल वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग मात्र से अथवा तथ्यों से आदि किसी विषय को पर्यवेक्षण, वर्णन या भविष्य कथन से कोई विषय शैक्षिक अनुशासन नहीं बन सकता। उसके पास अपना एक सुरक्षित सिद्धांत होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन बनाने की दिशा में पुरजोर संघर्षरत है कि हमारा जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारे पॉलिटिकल साइंस को एक और भी सशक्त विषय के रूप में पूरी तरह से स्थापित करने में आज भी संघर्षरत है। इसका अध्ययन विश्लेषण हम आवश्यक समझते हैं और आगे आने वाले टॉपिक में इसको और भी डिटेल से देखेंगे। आपको पता होगा कि व्यवहारवाद क्रांति के जनक डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और उसके महत्व को सबसे ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि उसको एक केवल सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहार प्रक को समझने के लिए बेहद जरूरी उसको स्वीकार किया है। ईस्टन को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं और राजनीतिक शास्त्रियों को आकर्षित किया। सबसे पहले
यूँ कहें कि अपनी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में डेविड स्टर्न ने इसके संबंध में कि राजनीति शास्त्र में क्यों राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए ताकि उसकी उपयोगिता बनी रहे और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियाँ जो समस्या हैं उनका निराकरण किया जा सके जो हम सजीव जगत में है, मानव जगत में है। स्टर्न के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का निर्माण राजनीतिक शास्त्र को व्यवस्थित बनाने के लिए एक आवश्यक शर्त है और उसके अभाव में राजनीतिक शास्त्र व्यक्तिहीन है। आई बात समझ में? व्यवस्थित विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है ताकि उसमें सिद्धांत निर्माण किए जा सके। डेविड स्टर्न कहते हैं कि मैं ये तर्क प्रस्तुत करूंगा कि सिद्धांत का कार्यभाग और भूमिका और उसकी संभावनाओं की सचेत जानकारी के बिना राजनीतिक अनुसंधान खंडयुक्त और विजातीय होगा और अपने राजनीतिक विज्ञान अभियान के वचन को पूर्ण करने में पूरी तरह से असमर्थ रहेगा। ठीक है, ये डेविड स्टर्न के मत है, अपने विचार है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। ध्यान रखना, दोनों की विषय वस्तु, दोनों के जो अनुसंधान होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की जो पद्धतियाँ हैं वो भी बिल्कुल भिन्न है। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों का चिंतन किया जाता है। आई बात समझ, वैल्यूज का अध्ययन किया जाता था परंपरागत राजनीति विज्ञान में, लेकिन आधुनिक राजनीति में कहीं पर भी मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाता। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों को पर्यायवाची भी समझा जा सकता है, दोनों को एक प्रकार से सिनोनिम्स भी कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक पॉलिटिकल फिलोसॉफी दोनों को एक समान ही समझा जाता था क्योंकि उसमें दोनों में भी वैल्यूज़ का स्टडी किया जाता था, वैल्यू का अध्ययन किया जाता था, मूल्यों का अध्ययन किया जाता था। अपवाद को छोड़कर व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक ही वस्तु के दो नाम थे। आप राजनीतिक दर्शन बोलो या फिर आप अपने राजनीतिक सिद्धांत जो व्यवहारवादी क्रांति से पहले आफ्टर मतलब यूँ कहेंगे 50 से पहले 1950 से पहले का जो है उसमें। अब प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हेगल, ग्रीन आज जो मतलब जो भी ये विचार हुए उतने महान दार्शनिक थे जितने कि महान चिंतक और सिद्धांतकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन पर इतना अधिक आश्रित था कि अब कतिपय विद्वान इसे दर्शन का ही एक उपक्षेत्र मानते हैं। आई बात समझ में? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो पूरी तरह से फिलोसॉफी पे डिपेंड रही है, उस पर आश्रित रही है, इसलिए दोनों को एक मानते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को और फिलोसॉफी को। आधुनिक व्यवहारवादी है उनके अनुसार सिद्धांत केवल व्याख्या तक सीमित है। इस व्याख्या के अनुसार विकसित शास्त्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नियोजन या उपचार का कार्य भी करता है। आई बात समझ में? दोनों में देखिए समझ में कि वर्तमान में जो आधुनिक व्यवहारवादी हैं, डेविड स्टर्न और उसकी जो भी अनुयायी हैं बाद वाले शिकागो विश्वविद्यालय के, वो ये मानते हैं कि सिद्धांत तथा थ्योरी केवल व्याख्या तक सीमित है, एक्सप्लेनेशन तक उसको लिमिटेड किया गया है, लिमिट किया गया है, उसकी सीमा निर्धारित कर रखी है और इस व्याख्या के अनुसार विकसित शास्त्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो नियोजन उपचार का भी कार्य करता था। अर्थात यदि नागरिक स्वतंत्रता ध्येय है तो शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, यदि न्याय पर आधारित राज्य चाहिए तो दार्शनिक राजा भी होना चाहिए। ठीक इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक, वह मूल्यांकन भी करता है, वह यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राज्य अधिक मूल्यवान है, आदर्श है। स्पष्ट है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य व्याख्या नहीं वरन एक मूल्यांकन है। आई बात समझ? परंपरागत दर्शन का भी मूल्यों और नैतिकता से घनिष्ठ संबंध है, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्री दावा करते हैं कि नवीन राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के नियंत्रण से मुक्ति पा चुका है, क्योंकि उसमें इस मतलब दर्शन को बिल्कुल उसमें स्थान है ही नहीं। आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञानी के अनुसार जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो भूमिका है वो बिल्कुल भिन्न है। राजनीतिक सिद्धांत में समाहित नियमों और सामान्यीकरणों का इंद्रियानुभवक यानी आनुभविक निर्देशन होना आवश्यक समझते हैं और उस राज विज्ञान के साथ उसी प्रकार का अभिन्न संबंध होना चाहिए जिस प्रकार न्यूटन और आइंस्टाइन के सिद्धांतों से भौतिकी से मतलब आप समझ सकते हैं कि आधुनिक जो सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत है उनकी भूमिका परंपरागत राजनीति विज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक या आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो नियम हैं या जो भी उनका सामान्यीकरण था, जो भी उसका जो इवोल्यूशन के बाद में जो उसका सामान्यीकरण किया जाता है वो आनुभविक निर्देशन होना चाहिए, अनुभव से प्राप्त होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कल्पना ऐतिहासिक पद्धतियों को लागू नहीं किया जा सकता।
ठीक है। और राजनीति विज्ञान के साथ उसी प्रकार का भी संबंध होना चाहिए जिस प्रकार से भौतिकी में या रसायन विज्ञान में होता है, उसी प्रकार से इस राजनीति विज्ञान में भी होना चाहिए। मतलब उसमें तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। व्यवहारवादी के अनुसार सिद्धांत की जो भूमिका वो मूल्य, नैतिकता व आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि परिघटना व तथ्यों के सामान्यीकरण का व्यवस्थीकरण और व्याख्या करना और संभव हो तो भविष्यवाणी करना भी उपयुक्त समझते हैं। आई बात समझ में? इसलिए वर्तमान आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बाद में देखते हैं कि मूल्यों को, नैतिकता को, आदर्श को उसमें बहुत मतलब कतई स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि स्वीकार किसको कहा गया है कि जो भी घटना है, जो फैक्ट है, तथ्य है, उनको सामान्यीकरण करके उसमें किसी निष्कर्ष निकालकर किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने पर बल देता है। ठीक है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत अब तक इस प्रश्न के चारों ओर घूमता रहा है कि किसे राज्य अर्थात राज्य बल शासन, किसे शासन करना चाहिए और क्यों। जबकि आधुनिक व्यवहारवादी वैज्ञानिक ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन राज्य कर रहा है और कैसे कर रहा है। होना चाहिए पर बल नहीं देता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ये कहता है कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, कौन, क्यों और कैसे का जवाब मांगता है कौन? आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान। तथ्य ये है कि परंपरागत राजनीति सिद्धांत के सभी विचारक राजनीतिक व्यवस्था का नैतिक औचित्य सिद्ध करने में प्रयासरत हैं और उसमें व्यस्त रहते हैं। डेविड स्टर्न के अनुसार किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि अनुभविक अनुसंधान और सिद्धांत दोनों के विकास और उनके मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर करती है। आई बात समझ में कि किसी भी विज्ञान, ध्यान रखना, डेविड स्टर्न कहते हैं कि किसी भी विज्ञान कि उसकी जो अभिवृद्धि है वो किस पर निर्भर होती है? अनुभविक अनुसंधान, अनुभव से जो अनुसंधान किया जाता है, शोध किया जाता है वो, और सिद्धांत दोनों के विकास और उसके मध्य घनिष्ठ संबंध पर ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है। शैक्षिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत बढ़ते हुए अति तथ्यवाद और आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। तथापि राजनीति विज्ञान में तथाकथित राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है। रॉबर्ट डेल कहते हैं कि अंग्रेजी भाषाभाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। राजनीति सिद्धांत के विकसित न होने के अनेक कारण हैं, जैसे राज्य वैज्ञानिकों को अपनी विषय वस्तु राजनीति का ज्ञान न होना, वैज्ञानिक राजनीति सिद्धांत की धारणा स्पष्ट न होना, राजनीति विज्ञान की राजनीति विज्ञान में अरुचि इत्यादि। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण राजनीति विज्ञान में उपयुक्त शोध प्रवृत्तियों और शोध पद्धतियों और प्रवृत्तियों का जबरदस्त तरीके से अभाव होना भी इसमें एक कारण माना जाता है। ये किसने कहा? ये रॉबर्ट डेल ने कहा। ठीक है। आप किसी भी इवोल्यूशन में ये बात रख सकते हैं। ये कहते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो सिद्धांत है वो बहुत वीक पड़ चुका है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे अरसे से इस प्रकार से कोई राजनीतिक सिद्धांत आया ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषाभाषी यानी पश्चिमी जगत में ये पूरी तरह से मर चुका है, साम्यवादी देशों में पूरी तरह से एकदम बंदी बना रखा है, और अन्य तीसरी दुनिया और अग्रणी दुआ तो बिल्कुल खत्म सा है, कहीं पर भी इसका अस्तित्व नहीं है। ये बोल रहे हैं क्यों विकसित नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो ये कहते हैं कि हमारे जो राज वैज्ञानिक हैं उनमें विषय वस्तु का पूरी तरह से राजनीति का पूरी तरह ज्ञान न होना, तथा किसी प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत की धारणा का स्पष्ट भी नहीं होना, और राजनीति विज्ञान का राजनीति विज्ञान में बिल्कुल रुचि नहीं होना। इन सभी कारणों से मान सकते हैं कि हमारा राजनीतिक सिद्धांत बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है। ठीक है। फिर भी कुछ राजनीतिक सिद्धांत के थ्योरी के संबंध में कुछ परिभाषा हैं, उनको भी अपन स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, काइडन ने सिद्धांत का जो अर्थ बताया है कुछ सभ्य मानव जाति की प्रगति के लिए एक आवश्यक उपकरण माना है। कि थ्योरी होती है वो समय समय पर मानव जाति के विकास के संबंध में और जो भी तथाकथित परिस्थितियाँ हैं उसके संदर्भ में अपने आप को एक आवश्यक उपकरण माना है मानव जाति की प्रगति के रूप में। तो वस्तुतः सिद्धांत शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसको अलग अलग व्याख्याकार सिद्धांतकारों ने अलग अलग ढंग से स्पष्ट किया है। कोहन कहते हैं कि ये शब्द एक खाली चेक के समान है जिसको संभावित मूल्य उसको उपयोगकर्ता और उसको उपयोग पर निर्भर है। मतलब कोहन ये कहते हैं कि ये जो शब्द है सिद्धांत, ये एक ऐसा खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसको उपयोगकर्ता और उसको उपयोग पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या मूल्य हो सकता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई, जिसका मतलब है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था से प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से जो कि उस वस्तु के अस्तित्व और कामना को प्रकट करती है। ये सिद्धांत कहलाता है। अतः यह सिद्धांत को या सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण उपागम से अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के देखो सिद्धांत को जब समझते हैं तो उसके साथ साथ हमें
अप्रोच को भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों निकट जुड़े होते हैं। अप्रोच को हम दृष्टिकोण उपागम भी कह सकते हैं। तो दृष्टिकोण उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती है। आई बात समझ में? मतलब कोई भी समस्या है या प्रश्न है, उसके चुनाव में प्रयुक्त जो भी कसौटियाँ या अनुसंधान जो भी आधार सामग्री ली जाती है वो उसके अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है कि मानकों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्नों और आधार सामग्री लेने छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्यता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखती है, अर्थात जिस घटना के बारे में विचार करते हैं और उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करते हैं। ये उन्होंने दृष्टिकोण के संबंध में स्पष्ट किया है। ठीक है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। आई बात समझ में? सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान हैं जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्तावना है जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का कार्य व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। अर्थात मिहान के अनुसार अगर कहा जाए तो सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जा सकता है। इनके द्वारा पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटना एक साथ लाइव और सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबद्ध कर दी जाती है। आई बात समझ? ये मिहान स्पष्ट करते हैं। पॉल पॉपर कहते हैं कि सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिसे जगत को पकड़ा जाता है और फिर उसको पकड़ कर समझा जा सकता है। ये पॉल पॉपर कहते हैं। नॉर्बर्ट हैंसन कहते हैं कि सिद्धांत प्रेक्षित सामग्री के विषय में बुद्धिगम्य, व्यवस्थित और अवधारणात्मक प्रतिमान होता है। अतः ओवरऑल एक अपन बात कहें, इसको स्पष्ट करें कि सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या तथा उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। इसमें परस्पर संबद्ध नियमों का समूहीकरण होता है। सिद्धांत सामान्यीकरणों या व्याख्यात्मक नियमों का सुसंगठित सेट होता है जो ज्ञान के किसी क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम होता है। उसमें नूतन परिकल्पना, व्याख्या और नियमों का सृजन शक्ति होती है। आई बात समझ में? ये कहलाता है सिद्धांत। आधुनिक राजनीति सिद्धांत से अभिप्राय राजनीति व्यवस्था के कुछ सामान्य सिद्धांत से हैं जो उनसे संबंधित समस्त तथ्यों, परिकल्पनाओं, सामान्यीकरणों की व्याख्या करता है। ऐसे सिद्धांत का निर्माण राजनीतिक तथ्यों में वर्णन, वर्गीकरण, प्राकल्पना, परीक्षण, राजनीतिक व्यवहार के बारे में परिनियमों आदि की स्थापना के द्वारा और उन्हें पर्यवेक्षणीय अनुभव और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के संदर्भ में न्याय संगत बनाकर किया जाता है। ठीक है, तो ये है सिद्धांत का अर्थ जिसको हमने आज स्पष्ट किया।